लता जी को इस जीवन बंधन से मुक्ति मिली। मैं उसके लिए कोई बहुत शौक वाले शब्द नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि 92 साल की उम्र एक अच्छी उम्र होती है और वो एक ऐसा जीवन जी जिसमें जितनी उपलब्धियां हासिल कर सकता है कोई व्यक्ति, उससे कहीं ज्यादा हमको जीवन में मिला। वो भारत रत्न थी, वो पद्म विभूषण थी, पद्म भूषण थी, और दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था और तमाम अवार्ड्स तो उन्होंने मना कर दिए थे 1970 के बाद शायद की फिल्म फेयर, जैसे कि उन्होंने कहा कि अब मुझे मत दीजिए, अब नई लड़कियों को दीजिए जो नई सिंगर्स आ रही हैं। तो ऐसी लता जी के बारे में अगर बात की जाए, जिनको कि सिर्फ देश ही नहीं दुनिया जानती है, पाकिस्तान में लोग परेशान हैं उनके जाने के बाद से, और फिर उनके बारे में अगर बातचीत हो तो मुझे यतीन्द्र जी से बेहतर कोई लगा नहीं, जिन्होंने लता जी के ऊपर एक किताब लिखी है, बड़ी किताब लिखी है जो कि यहाँ पे रखी हुई भी है, और इस सिलसिले में उन्होंने उनके साथ बहुत सारे इंटरव्यू किए, बहुत सारा वक्त गुजारा। तो पहला सवाल यतीन्द्र जी मेरा यही है कि उनके साथ जो आपने वक्त गुजारा, कब से आप उनसे मिलना शुरू हुए और वो अनुभव कैसे थे? धन्यवाद सुधीर जी, और सबसे पहले सेंट्रम का सर्वेश जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने लता जी की श्रद्धांजलि में ये कार्यक्रम रखा। पहली मुलाकात लता जी से रूबरू 2002 में हुई। मेरे पिताजी को वहाँ महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन है उदयपुर में, वहाँ के जो पूर्व राजा हैं अरविंद सिंह मेवाड़ जी, तो एक मेवाड़ फाउंडेशन चलाते हैं। तो वहाँ एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देते हैं, हाकिम खान सूर अवार्ड। उस वर्ष हाकिम खान सूर अवार्ड श्री एपीजे अब्दुल कलाम साहब को और लता जी को मिला था। मेरे फादर को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया था और मोरारी बापू और तमाम सारे संत भी मौजूद थे। तो उस समय जब मेरे पिताजी गए, तो उस समय मैं नहीं गया था वहाँ उदयपुर, तो लता जी वहाँ मौजूद थी, उनको पुरस्कृत किया, वो तस्वीरें भी हमारे पास। फिर पापा ने मेरे कहा, जैसा कि वो जानते थे कि मैं बहुत बचपन से लता जी का मुरीद था, तो उन्होंने कहा मेरा बेटा आपका दीवाना है। तो उन्होंने कहा कि जिसका पूरा हिंदुस्तान दीवाना हो उसका कोई एक आदमी दीवाना है तो क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने बहुत प्यार से जेस्चर से एक कागज पे प्रिय यतीन्द्र जी को शुभाशीर्वाद लता मंगेशकर लिख के भेज दिया। अब मैं यहाँ पागल हो गया कि मतलब लता मंगेशकर से नहीं मिल पाया। तो उसी के कुछ दिनों बाद उनका जन्मदिन आना था, फिर नंबर दे दिया था लता जी ने अपना कि आप मुझसे बात करिएगा और बेटे से कहिएगा बात करें। तो जब मैंने पहली बार टेलीफोन पे बात की, वो मैंने बहुत जगह कहा है, तो वो उधर से फोन पे आई खनकती हुई आवाज में, हेलो नमस्कार। मैंने कहा मैं यतीन्द्र मिश्र बोल रहा हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। जी बताएं। मुझे ब्लैंक हो गया कि मैं लता मंगेशकर से मुखातिब हूँ सामने, और क्या बोलूं, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड का पॉज। उसके बाद मैंने कहा बेहद सुरीली है। तो उधर से बड़ी तेज हंसी और बोली जी मुझे मालूम है। मुझे अपनी मूर्खता का एहसास कि मैं क्या कर रहा हूँ, फिर मैं कुछ बात नहीं कर पाया। फिर मैंने अपने फादर को घबरा के पकड़ा दिया, फिर उन्होंने बात की। फिर धीरे धीरे उनसे सहजता हुई, मिलना शुरू हुआ, बात करना शुरू हुआ। और मेरी ये जिद और रट कि मुझे आपकी किताब लिखनी है। तो बेटा बहुत काम हुआ है, आप क्या लिखेंगे मेरे बारे में, ये वो। फिर जब राइटर्स फ्रेटर्निटी में बात शुरू करूं तो लोग कहे आप लता मंगेशकर पे ऐसा क्या बता देंगे दुनिया को जो दुनिया को मालूम नहीं है। तो मैं उसमें भी हतोत्साहित हो जाऊं, लेकिन मैं पागल होता था। और इसके पहले पूर्व पीठिका बताना चाहूंगा कि मेरे जन्मदिन पे मेरी ग्रैंडमदर मुझे 101 रुपए देती थी और पसंद का आप कपड़ा खरीद सकते थे जाकर के किसी भी। उस जमाने में ब्रांड सेवी हम लोग नहीं होते थे, हम लोग पुरानी जनरेशन के लोग हैं, तो वो रेमंड का आपको खरीदना कुछ खरीदा और आपका टेलर सिलता था। 101 रुपए मैं बता रहा हूँ 87, 88, 89 उस जमाने में मैं 7th क्लास में पढ़ता था। तो उस समय 89 में लता जी का 60th बर्थडे थी और माई फेवरेट करके क्वाइट सीरीज का 4 कैसेटों का एक एल्बम आया था। तो वो उसका कॉस्ट थी 99 रुपीज और मुझे 100 रुपए बर्थडे के मिले, तो मैं गया खरीद लाया। तो मेरी माँ बहुत नाराज कि ये बिगड़ रहा है, ये है वो है। तो मैंने अपनी दादी और माँ को बात करते देखा, तो मेरी दादी कह रही कि अच्छा काम तो कर रहा है, संगीत ही तो सुनता है, इसमें बुराई क्या है। तो बोले कि अभी से पढ़ लिख नहीं रहे, तो बोले जो काम कर रहा है पढ़ लिख जाएगा, तुम चिंता ना करो। तो जब मुझे नेशनल अवार्ड मिला विज्ञान भवन में, मैं और अरुण जी बैठे थे और मेरा नाम अनाउंस हो रहा था, तो मुझे वो अपने 8th और 9th क्लास का जुनून याद आया
कि मैंने जब अपने बर्थडे के सारे पैसे में लता जी का कैसेट खरीदा था तो मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि उनकी बायोग्राफी करने का, लिखने का सौभाग्य मिलेगा। और उनके पीछे पड़ा रहता था कि बात करिए, तो मेरे फादर एक दिन झुंझला गए, बोले कि तुम लता जी को हमेशा ये फोन पे कहते हो, ज्यादातर होली, दिवाली, नए साल, उनके जन्मदिन पे बात होती थी। तो मैंने कहा वो बहुत महान है, वो मना ही तो करेंगी। अवध में एक बहुत कहावत प्रचलित है कि कोई भीख नहीं देगा तो आपकी तुमड़ी थोड़ी फोड़ देगा। तो हमने कहा नहीं देंगे, नहीं करेंगे इंटरव्यू, तब भी लिखेंगे हम किताब, तब बायोग्राफी नहीं लिखेंगे, म्यूजिक एनालिसिस लिखेंगे, करेंगे तो जरूर काम लता जी पे। और लता जी मुहैया है हमको बात करने के लिए। फिर 2009 में लता जी जब 80 साल की हुई, होने वाली थी, तो 2008 में उनका फोन आया उनके सेक्रेटरी का लैंडलाइन पे कि लता जी बात करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा बताएं। तो बोली बेटा मैं एक मुसीबत में हूँ, उसमें से निकालिए। तो मैं घबराया, मैंने कहा लता मंगेशकर क्या कहना चाह रही। तो उन्होंने कहा कि HMV एक मेरे 80th बर्थडे की प्रिपरेशन हो रही है 1 साल बाद, तो वो 80 गानों की एक कंपाइलेशन वो रिलीज कर रहा है। एक फिल्म का गाना नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको नहीं पता होगा क्योंकि आपके वालिद भी नहीं पैदा हुए होंगे उस समय। अब मेरे पिच पे गेंद आ चुकी थी क्योंकि मेरे पास सब गाने थे। तब तक मैंने कहा बताइए। तो बोले कि जैसे उन्होंने कहा गरम कहा, तो मैंने कहा गरम कोट फिल्म। तो बोली हाँ। मैंने कहा पंडित अमरनाथ का म्यूजिक फला 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 गाना। तो उधर से पॉज की अब स्थिति थी 10 साल बाद। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास, मैंने कहा मेरे पास है, मैं कल आपको, वो गाना था जोगिया से प्रीत किए दुख होए। तो वो फिर मैंने गाना MP3 बना करके उसका CGVD से कट करके भेजा। एक हफ्ते के बाद उनको CD मिली, बहुत खुश फोन, फिर उधर से फोन आया आप किताब शुरू कर सकते। लेकिन मैंने अभी NDTV पे भी ये बात कही, आज तक पे भी ये बात कही उनकी ऑब्वियसली में, ये सुधीर भाई ये कोई हम्बलनेस नहीं है, मुझे आज भी शक है क्योंकि इसकी हिम्मत नहीं हुई उनसे बात करने के दौरान। उनके पास गाना वाना रहा होगा, ये HMV के पास कह नहीं रहा होगा, वो मेरा सिर्फ टेस्ट हो रहा था। वो सिर्फ वो चेक कर रही थी कि ये सीरियस है कि नहीं, कि ये कुछ जानता भी है कि नहीं, कि बस मैं हमारे नाम को बुलाने चला आया। तो फिर 2008 से जो सिलसिला शुरू हुआ 2015 तक चला। सौभाग्य से मेरे पब्लिशर शेरों माहेश्वरी मौजूद है, तो बीच बीच में इनका फोन आया, गुरु क्या हाल है, लता जी किताब दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, लिख भी रहे हो कि नहीं। मैंने कहा किताब पे बात चल रही है और मेरी हिम्मत और हैसियत नहीं कि मैं लता जी को टोक दूं कि अब बंद करो बात, और मेरा मन भी नहीं कर रहा कि बंद हो, तो किताब तो आए चाहे ना आए, बतिया होने दो। तो बात हो रही थी, लेकिन मैं 2 चीजों के लिए तैयार रहता था कि कोई भी दिन अंतिम दिन हो सकता था, इतनी बड़ी कलाकार है, हो सकता है किसी दिन वो कह दे कि मेरा मूड नहीं है, बंद करो। और दूसरा ये कि क्वेश्चन खत्म हो जाए, तो क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे तो देखा जाएगा। लेकिन मैं फॉर्चुनेट हूं, आज वो सशरीर नहीं है, उनका बहुत आशीर्वाद है मेरे ऊपर कि मैं 7 साल लगातार लता मंगेशकर के सानिध्य में रहा। रोज बात होती थी, हर दूसरे चौथे, बस उसी दिन बात नहीं होती थी जिस दिन भारत क्रिकेट खेलता था, और अगर भारत हार जाता था या सचिन तेंदुलकर आउट हो जाते थे तो शामत आ जाती थी, फिर 20 दिन बात नहीं होती थी। फिर जब मैं फोन करूं तो मूड नहीं है, मन खराब है, बताइए वो कैसे आउट हो गया। अच्छा मेरा क्रिकेट में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, तो मेरे लिए तो सब कुछ लता मंगेशकर थी, तो मुझे लगे जी हाँ वो करता रहता था। मैं धीरे धीरे उनको मूड में लाता था। और अगर कोई क्रिकेट जीत गया है भारत, अगर सचिन ने बहुत अच्छा प्रदर्शन कर दिया है, अगर विराट ने या इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन कर दिया है, सौरभ गांगुली ने, तो जो आधे घंटे की बात होती थी वो 3-3 घंटा चलती थी, और हर 2 बात के सवाल के बाद क्रिकेट आ जाता था। नितिन जी, यहीं से एक सवाल निकलता है कि लता जी को क्रिकेट से बहुत प्यार था। दूसरा ये कि जब हम उनके गाने सुनते हैं तो जैसे मैं आज सुबह सुन रहा था, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, तो एक क्रिकेटर हुए हैं राज सिंह दुगरपुर, तो क्या उनके साथ कोई रिश्ता था? उन्होंने भी शादी नहीं की, इन्होंने भी शादी नहीं की। इसका अच्छा आपने सवाल कर लिया। हालांकि इस मामले में सोशल मीडिया पे मेरी बहुत बहसें हुई, कुछ लोगों ने मुझे ब्लॉक किया, झगड़े किए, सब किए। ये अखबार में नहीं लिखिएगा,
हुआ क्या कि लता जी से मैंने सवाल किया और रासिंग डूंगरपुर जी से भी हम लोग के भी पारिवारिक संबंध थे। डूंगरपुर जी के लिए उन्होंने कहा कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त और मेरे पारिवारिक मित्र। इसके बाद उन्होंने इस सवाल के जवाब में कुछ भी नहीं कहा और वो मेरी किताब में भी है। 2 जगह जिक्र है, एक जगह उनके हवाले से है और एक जगह ये जिक्र है मेरे अपने लिखने में कि लता जी जब बहुत तकलीफ में होती थी तो उनके मित्र रासिंग डूंगरपुर भी उनको बहला नहीं पाते थे, इस टाइप की बात। उनके डेथ के बाद ये बहुत शुरू हुआ, एक डिबेट शुरू हुई कि उनके पर्सनल रिलेशन, तमाम लोगों ने उनके लव अफेयर्स। तो मेरा ये कहना है कि दोनों पुरुष, उन्होंने लता जी ने और राज सिंह जी ने अपने प्रेम पर या अपनी मित्रता पर या अपने रिश्ते पर बहुत सम्मानजनक गरिमा से पर्दा डाला। इससे ज्यादा हमें पूछने की ना हैसियत है, ना बताने की जरूरत है। इशारों इशारों में समझिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो उन्होंने डिनायल नहीं किया। लता जी ने कभी डिनायल मोड में नहीं किया कि नहीं मैं नहीं जानती आप कौन किसकी बात कर रहे हैं। बहुत शालीनता से मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारे पारिवारिक मित्र हैं। इसके बाद मेरी औकात नहीं थी कि मैं लता जी से पूछूं कि भाई आगे क्या मामला है। फिर भी एक सवाल आधा रह गया कि वो जो दर्द था, जो उनकी आवाज में दर्द है, जो हम उनकी गाने सुनते हैं, वो कहां से आता था? ये बहुत अच्छा सवाल है और मुझे लगता है जितना मैंने लता मंगेशकर को जाना है, वो दर्द प्रेम का दर्द नहीं है, वो दर्द राज सिंह डूंगरपुर का नहीं है, वो दर्द किसी और का नहीं है, वो दर्द उनकी अपनी पारिवारिक पीड़ा का है। क्योंकि लता जी, मैंने कल लिखा भी है फेसबुक पे ये बात जाकर के, कि लता जी हमेशा इस बात को बिसूरती रही कि बहुत समय उनके पिता का डेथ हो गई और वो अपने पिता की तरह गा नहीं पाई, पिता को देख नहीं पाई, पिता को सुना नहीं पाई, उनकी तरह मेहनत करके क्लासिकल नहीं गाया। और जिस समय उनकी चिता पड़ी हुई थी, मतलब उनकी पार्थिव पड़ा हुआ था दीनानाथ मंगेशकर का, 13 साल की लता मंगेशकर अपनी माँ से कह रही है कि कल से मुझे काम पे जाना पड़ेगा क्योंकि सिबलिंग्स है, माँ है और एक मौसी की बिटिया है साथ में। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी पीड़ा थी और 7 साल कोई आदमी आर्टिकुलेट नहीं रह सकता। मैं 1 घंटे के लिए सेंटर में बैठा हूं, मैं तमाम बातें बना के जा सकता हूं। आप मुझे 7 साल रोज बात करेंगे तो पकड़ लेंगे कि क्या मेरे लूपोल्स हैं, क्या मेरी क्या दिक्कतें हैं। लता जी ने हमेशा अपने कष्टों का ब्यौरा दिया, अपने पारिवारिक कष्टों का ब्यौरा दिया और एक बात का जवाब दिया उन्होंने। मैंने कहा आपको भारत रत्न मिला या आप इतनी बड़ी डोइन ऑफ म्यूजिक बनी, क्या हुआ, कब आपको खुशी मिली, कब आपको लगा कि आपने कुछ अचीव कर लिया है? तो उन्होंने कहा कि मेरे महाराष्ट्रीयन औरतों का जो श्रृंगार है उसमें नाक की कील बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो मेरी माँ के सारे गहने, सब लता सुगाथा में लिखा हुआ है, सारे गहने पिता के बीमारी में बिक गए और फिर डेथ में बिक गए। मेरी माँ की अंतिम नाक की कील बिक गई, मेरी माँ के सारे श्रृंगार समाप्त हो गए। तो जब अनारकली और नागिन फिल्म रिलीज हुई 53 और 54, उस समय मुझे 2000 रुपए पर सॉन्ग मिलते थे। अब आप 1953 के हिसाब से सोच लीजिए, और एक फिल्म में 10-12 गाने होते थे, तो 2000 रुपए पर सॉन्ग होते थे 53-54 में। तो वो एक ज्वेलर के पास गई, उन्होंने कहा कि ये गहने, ये कंगन है, ये चेन है, ये नाक की कील, तो जितनी औरतों के श्रृंगार, जितनी महाराष्ट्रीयन औरतों का श्रृंगार होता है, ये सब गहने बना दीजिए और मैं पैसे देती रहूंगी। जिस दिन पैसे पेमेंट हो जाएंगे उस दिन मैं ज्वेलरी उठा लूंगी। 3 साल तक बनता रहा और उन्होंने कहा कि कुछ ईश्वर की कृपा थी कि उसी समय बैजो बावरा आई, उसी समय नागिन आई, उसी समय अनारकली आई, उसी समय जनक जनक पायल बाजे आई। ये सब फिल्में सुपर हिट हो गई, पैसे बहुत आए। तो एक दिन मेरे ज्वेलर ने फोन करके कहा कि लता भाई सारे पैसे पूरे हो गए, सारे गहने बन गए, आके ले जाओ। तो गहने लेकर के आई और माँ को दिया। तो माँ ने कहा ये क्या है? तो बोली कि तुम्हारे सारे गहने समाप्त हो गए थे, मैं सब कमा के लाई। तो उन्हें बहुत तेज डांटा, ये सब क्या पैसा बर्बाद कर रही हो? तो बोले नहीं, ये मेरी तरफ से आपके लिए। तो माँ ने बड़े आश्वस्ति से देखा, उठाया, सर पे लगाया माथे और जाके दीनानाथ मंगेशकर की तस्वीर के चरणों में चढ़ाया और वो पोटली बना के कृष्ण भगवान के चरणों में रख दिया मंदिर में। तो लता जी ने कहा कि उस दिन मैंने देखा कि माँ, जो मैं गाने गाती थी, मैं गुनगुनाती थी, माँ बड़ी प्रसन्न होकर के कुछ हम कर रही थी सॉन्ग वॉन्ग अपने पिता के, उनके पिता के नाटकों का। और उस दिन वो बड़े इत्मीनान से सोई मदर शुद्धिमती मंगेशकर। बोली कि जब मैंने ये देखा कि मेरी माँ आश्वस्त है
कि मैं अब घर चला लूंगी, मैं घर के जिम्मेदारी संभाल लूंगी। तो जब माँ सो गई तो मैं आई और फूट फूट के रोई अपने कमरे में। मेरे जीवन का इससे बड़ा अचीवमेंट कभी नहीं आया, कभी आया नहीं। तो मुझे लगता है जो दर्द और वेदना है लता मंगेशकर की पर्सनल है, और ऐसे महान लोगों के आगे पीछे 10 लोग टहल सकते, प्रेम व्रेम छू नहीं सकता है। जो पूरा हिंदुस्तान प्रेम करने के लिए पागल है, एक आदमी नाकाफी है, लता मंगेशकर। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। नितिन जी 1942 में शायद 13 साल की थी वो तो, और उस वक्त उन्होंने एक मराठी फिल्म के लिए गाया और शायद वो गाना हटा भी दिया गया, जिसका आज रिकॉर्ड नहीं मिल पाई। उसके बाद 1949 में उन्होंने महल में जो पहला हिट गाना था, आएगा आएगा आने वाला, वो गाया। तो उसके बीच में उन्होंने क्या क्या किया, 42 से 49 के बीच उन्होंने कौन सी संगीत की शिक्षा ली, क्या चीजें उन्होंने सीखी, क्योंकि वो एक मराठी थी, उनका उर्दू की जो अदायगी है वो इतनी बेहतर कैसे हुई, ये जानना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है आपका। 6 साल की उम्र में 1935 में पिता की गोद में बैठकर संगीत की दीक्षा शुरू हुई। पहला राग पूरी धनाक्षरी सिखाया फादर ने उनको। उस समय फिर 42 में उनकी डेथ हो गई फादर की, और 1945 में उस्ताद अमान अली खां भेंडी बाजार वाले से गंगा बंधन हुई। उनसे सीखा हिंडोल, जजे बंटी, मालकौंस, तमाम सारे राग सीखे। फिर बाद में उस्ताद अमानत खां देवास वाले ने सिखाया। उस दौरान वो मास्टर विनायक जो नंदा एक्ट्रेस के पिता थे, उनकी फिल्म कंपनी प्रफुल्ल पिक्चर्स में काम करती थी। 41 में अपने फादर के साथ 11 साल की उम्र में AIR दिल्ली गई, और कार्यक्रम जो युवा प्रतिभाओं के लिए आज भी रिकॉर्ड होते हैं, उनका रिकॉर्ड हुआ था। तो उन्होंने राग खंबावती गाया था, और उसकी बंदिश थी आलीरी में जागू सारी रहना। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं रोमांचित हो गया कि मैं फिर AIR दिल्ली गया किताब लिखने के दौरान, और मैंने वो खंबावती की रिकॉर्डिंग निकलवाई। वो जैसे होता है सरकारी उसमें, अरे कहाँ निकालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैंने कहा मुझे चाहिए। तो मैं महीनों चक्कर लगाया तमाम शोर सिफारिश करते हुए, फिर मैं वो उसको रिसेलेक्ट करने में सफल रहा। अभी भी है AIR के पास। तो खंबावती गाया था उन्होंने, और उसके बाद उनका फिर करियर चल निकला। 8 फिल्में की, जिसमें पहली मंगला गौर, गजा भाऊ, सब तमाम फिल्में हैं। इंपॉर्टेंट फिल्म पहली है आपकी सेवा में, दत्ता डावजेकर का म्यूजिक है। गाना है पालागू करजोरी, शाम में से खेलो ना होली। शाम से ना खेलो होली, ओ शाम से ना खेलो होली, और ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि सन 47 में पहली फिल्म आती है। सन 47 में देश आजाद होता है। भारत के बनने का जो सांस्कृतिक इतिहास है, उतनी ही लता मंगेशकर की जीवन यात्रा है। एक बात ये लेगेसी है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है लता मंगेशकर के संदर्भ में, 48 में मास्टर गुलाम हैदर जब देश आजाद हुआ, तो 47 में वो तुरंत पाकिस्तान जा रहे थे। तो हवा तबड़ मची थी, ट्रेन जा रही है, ये हो रहा है, कोई यहाँ बचा है, कोई वहां बचा है। तो पद्मिनी फिल्म के लिए उनको गाना रिकॉर्ड करने के लिए उन्होंने बुलाया मास्टर गुलाम हैदर ने। रात भर भूखी प्यासी, कल मैंने लिखा भी है उसके बारे में, रात भर भूखी प्यासी खड़ी रही। नेक्स्ट डे सुबह 10 बजे की ट्रेन थी मास्टर गुलाम हैदर की पाकिस्तान जाने के लिए। सुबह 4 बजे गाना रिकॉर्ड किया। बेदर्द तेरे दर्द को सीने से लगा। फिनोमेना है, एक घटना है कि जब देश आजाद हो रहा है, जब देश बन रहा है, सन 47 में 48 में मजबूर फिल्म है, अगेन गुलाम हैदर वाज देयर। वो गाना है मुकेश के साथ, अब डरने की बात नहीं, अंग्रेजी छोरा चला गया, वो गोरा गोरा चला गया, पहला लेजिटिमेट डुएट। और लता और मुकेश नए नए हैं फिल्म इंडस्ट्री में। केएल सहगल की डेथ हो चुकी है, नूरजहां पाकिस्तान जा चुकी है।
तो एक पूरी तरीके से पूरी गोल्डन रिपर्टरी रेड कार्पेट ऑनर के लिए लता मंगेशकर और मुकेश मौजूद है। हालांकि जब उन पे इल्जाम लगता है कि आपने दूसरों का करियर खराब किया, गाने खराब किए, तो उन्होंने कहा कि बेटा जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई थी तो उस समय जोराबाई अंबालावाली, अमीरबाई कर्नाटकी, कानन देवी, सुरैया, राजकुमारी, शमशाद बेगम इनकी तूती बोलती थी। नूरजहां तो चली गई थी, ये सब तूती बोलती थी। बोले जब इनके बीच में स्थान बना लिया तो बाद में फिर सब फिर हंसी, उसके बाद कुछ नहीं बोला उसने। तो और जोराबाई हैं, अमीरबाई हैं, कानन देवी, आप सबको सुन सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि भारत का जब भी सांस्कृतिक लेखा जोखा इतिहास लिखा जाएगा तो लता मंगेशकर उसके सबसे बड़े, इसलिए नहीं कि मैं उनका बहुत मुरीद हूं, इसलिए नहीं कि आप सब मुरीद, इसलिए कि इस देश के बनने की जो प्रक्रिया है, जो उसका सांस्कृतिक नवजागरण का मामला है, जो कल्चरल रिविजन का मामला है, उसमें इवॉल्व है फ्रॉम द फर्स्ट डे। जवाहरलाल नेहरू से लेकर माननीय नरेंद्र मोदी तक लता मंगेशकर ने सारे एरा देखे हैं, सब देखा है, सब काम किया है। और फिल्म इंडस्ट्री में वो सब पायनियर काम किए हैं। पहली बार AIR और स्कूल टेप्स पे नाम नहीं होते थे प्लेबैक सिंगर्स के। जब महल का कैसेट रिलीज हुआ, CD अरे वो LP रिलीज हुआ, तो उस पर काम ही नहीं लिख के आया। तो उन्होंने झगड़ा किया कि इस पे नाम जाने चाहिए, तो नाम जाना शुरू हुआ प्लेबैक सिंगर्स का। जब खान मस्ताना जैसा सिंगर बहुत बीमार पड़ा और उनके पास खाने को पैसे नहीं थे, तो लोगों ने चैरिटी करके पैसे दिए खान मस्ताना के लिए। जब लोगों ने पैसे वैसे इकट्ठे करके दिए तो लता जी ने बात की सबसे कि ये बताइए कि आज तो लोगों ने पैसे दे दिए हैं, ये तो परमानेंट मामला है नहीं, कल को हम में से कोई बीमार पड़ जाए, अचानक से किसी की डेथ हो जाए, किसी का गला काम करना बंद कर दे, तो क्या होगा हमारा। तो सब लोग तैयार हो गए, सिर्फ रफी साहब और आशा जी तैयार नहीं हुए। और सबसे पहले उनने सपोर्ट किया मुकेश जी ने, हेमंत कुमार ने, सबने, जिन्होंने सबको समझाया। बाद में जैसे कि होते हैं कि आप दो लोग अगर किसी एक दूसरे से किसी सैद्धांतिक मतभेद में है तो उनके चेले चापड़, इधर के चेले चापड़ फिर समझाने में फिर बहुत अच्छी खेती कर लेते हैं, तो कुछ ऐसा हुआ होगा। तो बाद में रफी साहब माने, उनके साथ उनके समझौते भी हुए, गाने शुरू हुए। लेकिन आज आप ये बताएं कि लता मंगेशकर का वो रॉयल्टी का झगड़ा तो सबको पैसा दे रहा है ना, रफी साहब के बच्चों को भी पैसा मिल रहा है, नए बच्चों को भी मिल रहा है, तो ये एक मैटर हुआ। तीसरा, उन्होंने जो बहुत इंपॉर्टेंट काम किया, मेल डोमिनेटिंग फिल्म इंडस्ट्री में अपनी शर्तों पे नहीं कि मैं अश्लील गाने नहीं गाऊंगी, विअर्थी गाने नहीं गाऊंगी, आपको गवाना है मुझसे तो ठीक ठाक वोकैबुलरी लेके आइए। शैलेंद्र, साहिर, मजरू सुल्तानपुरी जैसे लोग बैठे रहते थे स्टूडियो में ये तय करने के लिए कि लता जी को कोई शब्द नापसंद है तो बदल दे। उसका बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे किस्से तो मेरी गुजार की किताब नितिन, यहाँ पर एक सवाल है कि आपने कहा कोई वल्गर अश्लील गाना नहीं गाएंगे, लेकिन जो सबसे सेंसुअस कैबरे है, आ जाने जा, वो उन्होंने गाया। ये मैं बताना चाह रहा हूँ, आ जाने जा मेरा ये हुस्न जवान में कोई अश्लील शब्द नहीं है, आवाज की खूबसूरती है। लेकिन उन्होंने एक ही कैबरे क्यों एक ही कैबरे गाया, उनको लगा कि कैबरे उनका जॉनर नहीं है या जो भी, उन्होंने अपना एक वो बना लिया। एक और गाना है, जब गीता मेरा नाम फिल्म बन रही थी तो ओपी रल्हन गए उनके पास, उन्होंने कहा कि मुझे एक गाना चाहिए जिसमें आपको थोड़ी शोखी करनी है, थोड़ा सा कुछ अल्हड़पन करना है। तो ओपी रल्हन ने कहा कि दीदी एक गाना ऐसा गा दो कुछ चढ़ता बढ़ता। तो बोले कायगा गाना गाना है, तो बोले कि तो जैसा कि मतलब उनको कैबरे स्टाइल का चाहिए था। तो एक गाना आया उस फिल्म में, सुनिए जरा देखिए ना, हम आपकी दीवार के साए में बैठे हैं, सुनिए ना। तो एक और अश्लील है आपके पास, तो बोली कौन सा, तो मैंने उनको बताया, तो बोली मिट्टी डालिए इस पे, मिट्टी डालिए। तो वो मैंने मिट्टी डाल दी, उसको लिखा मैं उसको। लेकिन वो लता मंगेशकर थी कि प्रेरणा श्रीमाली बहुत बड़ी नृत्यांगना है, उन्होंने एक बात लिखी, अभी ट्वीट किया कि हिंदुस्तान में ये पहली बार संभव हुआ है कि हर कास्ट क्रीड का कलाकार, हर घराने का कलाकार, जिसने यूनानिमसली फ्रॉम वेरी बिगिनिंग
तो अब तक लता जी को सीधे सरस्वती का रूप माना। चाहे बड़े गुलाम अली खां हो, चाहे कुमार गंधर्व हो, हमेशा एक डायकोटॉमी होती है कि क्लासिकल म्यूजिक एलीट का है, सम्भ्रांत है, बहुत शानदार है, ये पॉपुलर है, ये 2 दर्जे का, ये दीक्षित तांगो वालों का है। लेकिन हर बड़े दिग्गज कलाकार ने लता मंगेशकर को सराहा, उनके बारे में लिखा, उनके बारे में बड़ी से बड़ी बातें की। मुझे लगता है कि वो कुछ था, कुछ एक्स फैक्टर था। और मैं बात करता था तो मेरी तैयारी कैसी होती थी, यतीन्द्र कल किस पे बात करेंगे, दीदी कल एस.डी. बर्मन कर लें, हाँ ठीक है कर लो। अब यतीन्द्र निमिष अपना 24 घंटा मेहनत करके एस.डी. बर्मन करके बैठे। एस.डी. बर्मन पे जैसे हमने सवाल किया, उसका जवाब दे दिया 2-3 लाइन। आज पता नहीं कि मुझे आरजू लखनवी याद आ रहे हैं। अब ना गूगल खोल सकते हो, ना कोई किताब खोल सकते हो। हरफन मौला बनाने की ट्रेनिंग लता मंगेशकर ने दी। मैं हर समय, मेरे साथ मेरे 4 दोस्त बैठे रहते थे, फिल्म डिस्कोग्राफी लेके ये करके मैं इशारे करता था कि खोलो इसको तुरंत, क्योंकि लता जी तो बोल रही है, आपकी हैसियत है तो आप टेप कर लीजिए, नहीं तो समय निकल जाएगा। और इतनी फोटोग्राफिक मेमोरी थी कि मान लीजिए मैंने कहा कि जयंत कृष्णा जी के बारे में कुछ बोलिए, तो मैं जयंत कृष्णा के बारे में बोल दिया और हमको लगा कि नाकाफी है, इसमें कुछ मामला और होना चाहिए। तो मैंने डेट वाइज नोट कर लिया कि जून 2008 जयंत कृष्णा के बारे में सेटिस्फैक्ट्री नहीं बोला है। अब मैंने सन 2012 में सवाल किया फिर से क्राफ्ट करके कि जयंत कृष्णा कैसे हैं, तो कहेंगी जहां तक मुझे याद पड़ता है 2 साल पहले आपने जयंत कृष्णा के बारे में पूछा था, उतना ही बताऊंगी आज भी, और उतना ही बोलती थी। तो मैं अपने सर धुलता था कि मतलब गुरु 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 ही है, चेला कुछ नहीं कर सकता। और हंसती थी खिलखिला के, ये नहीं कि कोई बदमाशी थी या कोई पर्दे डालती थी, क्या मेमोरी थी। जैसे गाने में उनका जो एक माइक्रोटोनिक वो था कि कितना सॉफ्ट टोन से गाने को प्रोजेक्ट करना है, उतना ही आंसर थे। जितना बोल दिया लपातुला, 10 साल बाद भी लता मंगेशकर उतना ही बोलने वाली। इंडिया टुडे ने रिपोर्ट लिखी जब फर्स्ट बुक रिलीज करते समय, कवर स्टोरी की किताब थी, तो उन्होंने कहा कि देयर इज नो ल्यूसिड थिंग। तो मैंने कहा ल्यूसिड के लिए किसी और को पकड़ लो जो थोड़ा उस तरह का मनोहर कहानियां टाइप लिखता है। मेरे पास तो म्यूजिकोलॉजी डिस्कस करने के लिए है। नहीं, मैं आपके संदर्भ में मतलब समाज को जवाब दे रहा हूँ। लता मंगेशकर लव अफेयर है, लता मंगेशकर किसी का बर्बाद की, लता मंगेशकर ने ये कर पड़ दिया, लता मंगेशकर ने कभी शराब पीती नहीं, क्या फर्क पड़ता है। वो अगर पीती तो सबसे अच्छी वाइन पीती, वो अगर गाड़ी से चली तो सबसे अच्छी गाड़ियां उनके पास थी, सबसे अच्छे हीरे उनके पास थे, व्हाइट लिनन परफ्यूम लगाती थी। ये तो समझ की बात है। लेकिन लता मंगेशकर आज नहीं है। लता मंगेशकर हम आप में से कोई नहीं होगा एक दिन। लता मंगेशकर फिर भी रहने वाली है, आवाज रहने वाली है, म्यूजिक रहने वाला है। लेकिन जो हमारी सबाल्टर्न स्टडी है, जो हमारी प्रोग्रेसिव थिंकिंग है, उसमें हम बिटवीन द लाइंस के बड़े मुरीद होते हैं। और मैं 2 तरह के लोग मानता हूं, ठंडा मसाला, एक गरम मसाला। गरम मसाला जो सब्जियों में पड़ता है और ठंडा मसाला जिसे ठंडा ही बनाते हैं, ठंडे हो जाए। मैं ठंडा मसाला कैटेगरी का लेखक हूँ। तो मेरे पास कोई ऐसा माल ही नहीं है लता मंगेशकर के संदर्भ में कि जिसमें से कुछ धुआं निकले। गुलजार साहब पे 17 साल से काम कर रहा हूँ। गुलजार साहब ने कुछ ऐसी चीजें बताई हैं जो मैंने कहा ना लिखना, तो मैंने कहा क्यों ना लिखना, तो ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कुछ फिल्में लिखी जो उनके गुरु ने लिखा कि उनको क्रेडिट नहीं दिया, ऋषिकेश ने। तो उन्होंने कहा जब मेरे गुरु ने ही क्रेडिट नहीं दिया तो फिर मैं कौन होता हूं उसको क्लेम करने वाला। ये एक तरीके की एक हायरार्की भी है उस लेवल पे समझने की कि अपनी परंपरा को ये लोग कैसे समझते हैं, कैसे पकड़ते हैं। यतीन्द्र जी, जिंदगी होती है, महात्मा गांधी भी थे और भी तमाम लोग थे। सब कुछ जीवन में आदर्श नहीं होता, सारी चीजें ऐसी नहीं होती कि कोई सब बिल्कुल आइडियलिस्टिक ही हो, सारा जीवन हमारा एकदम सत्य पे और उस पे चल रहा। लता जी के बारे में भी ये बहुत कहा जाता है कि एक दौर था जब उन्होंने तमाम नई लड़कियों को उभरने का मौका नहीं दिया, जैसे सुमन कल्याणपुर के बारे में ये कहा जाता है। इस पर आप क्या कहें? ये भी अच्छा सवाल है, ये भी सवाल इस किताब में है। लता जी से मैंने सुमन कल्याणपुर में 5-7 सवाल किए, तो उन्होंने कहा कि जब मैं आई थी तो ये कंपटीशन था, मैंने उसमें अपनी जगह बनाई। मेरे इस तमाम गाने के बाद अगर आपको ये लगता है कि मैंने सुमन कल्याणपुर का करियर खराब किया, तो मैं आशा जी का क्यों नहीं कर पाई, मैं गीता दत्त का क्यों नहीं कर पाई, मैं शमशाद बेगम को क्यों नहीं रोक पाई गाने से जो पैदल गा रही थी।
बोली सुमन कल्याणपुर के साथ प्रॉब्लम ये थी कि वो बहुत अच्छा गाती थी, लेकिन उनमें मेरी साउंड इको करती थी, वो कॉपी करती थी। एक जमाने में उनको गरीबों की लता, गरीब म्यूजिक डायरेक्टर्स की लता कहा जाता था, कि जो लता को नहीं मतलब पेमेंट कर पाते थे वो सुमन से गवाते थे। बोली कि उनका करियर बहुत बड़ा बनता अगर वो मेरी कॉपी करके या मेरी तरह न गाती। कुछ गाने ऐसे हैं सुमन के कि मुझे लगता है कि तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, पर मैं जब गौर से सुनती हूँ तो मुझे लगता है तो सुमन की आवाज है। तो वो सुमन के लिए बहुत प्रशंसात्मक है, लेकिन उन्होंने कहा कभी किसी का कॉपी किया हुआ जब असल मौजूद है तो नकल नहीं चलेगी। एक इसकी बहुत अच्छी कहानी है कि एक नॉवेल लिखते हुए ट्रेन में शिवानी जी से छूट गई, तो एक लड़के को मिल गई वो बर्थ पे, तो हाथ से लिखती थी, इसका सुना होगा। तो वो आया, उसने कहा अपनी बहन से कि मैंने एक बहुत शानदार नॉवेल लिखा है, और उत्तर प्रदेश में ही वो लखनऊ से उतरी, तो लखनऊ में पकड़ा उसने, तो बोली सुनाओ। 2 पन्ना पढ़ा उसका, तो उन्होंने कहा सुनो सुनो ये तो शिवानी की स्टाइल है, तुम कहां सीख सकते हो। उसको पता ही नहीं था कि एक गांव में शिवानी जी के कितने फॉलोअर थे और क्या क्या पढ़ते थे। वो कांप गया, तो वो फिर शिवानी जी का पता ढूंढा, इस शिवानी जी के मेमोइर्स में। फिर वो गुलिस्ता पहुंचा, 66 गुलिस्ता, पैर छुआ, बोला कहा हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है क्या। कहा कि सामने की बर्थ पे था, ये नावल छूट गया, तो मैंने कहा इसका अपने नाम से छपा लूंगा। जब मेरे घर में मेरी बहन ने पकड़ लिया एक पन्ना पढ़ते, तो छपने के बाद तो मेरी जो पिटाई होती उसका तो कोई जवाब ही नहीं होता। तो कहने का मतलब यह है कि जो आपका सिग्नेचर है वो अगर कोई कॉपी कर रहा है, प्रेरणा ले सकता है। अभी कल मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था एनडीटीवी का, लता जी का पुराना इंटरव्यू। उन्होंने कहा कि नए लोगों के लिए आप क्या कहती हैं। बोले रियाज करें, क्लासिकल म्यूजिक सुने, सीखें, और हो सके तो अपना गाएं, अपनी आवाज में गाएं, किसी को कॉपी ना करें। जो वर्जन सॉन्ग का मामला है, आप देखिए जितने भी टैलेंट हंट आते हैं, हम लोग सुनते हैं, दूसरों का गाना सुनते हैं, दूसरों का गाना गाते हैं। तो मुझे लगता है कि सुमन कल्याणपुर के साथ ये दिक्कत हुई, हालांकि उसके बावजूद अच्छा आप ये भी देख लीजिए, जब हम लोग आरोप प्रत्यारोप वाले हिसाब से लता जी को नैक करें, तो सुमन कल्याणपुर मोहम्मद रफी के साथ उतने ही दिन गाना गा पाई हैं जितने दिन दोनों के समझौते नहीं हैं। 1960 से लेके करीब 66 तक 5-7 साल जैसे लौटते हैं रफी और दोनों में समझौता होता है, सुमन कल्याणपुर आउट। क्या मतलब है? मतलब यह है कि जो लोग रफी और सुमन कल्याणपुर को गवा रहे थे, वो समझौते कर रहे थे कि बाय डिफॉल्ट हमारे पास लता नहीं, तो दोनों गा नहीं रहे। तब आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हो रहा है। लेकिन जैसे लता जी अगर दोस्ती करते हैं, दिल पुकारे आरे आरे अभी न जा मेरे साथी, शुरू हो जाता है दोस्ती। उसके बाद एक गाना सुमन कल्याणपुर मेरे साथी, दिल पुकारे आरे आरे आरे। सिनेमा इंडस्ट्री का कमर्शियल डायनामिक्स है। हमें किसी के लिए इमोशनल होके नहीं, इमोशनल होके मैं लता जी की पर्सनालिटी के बारे में सोच सकता हूँ, गाने के बारे में सोच सकता हूँ, लेकिन जब कमर्शियल सफलता का मामला है कि साहब लता रफी गाएंगे, लता किशोर गाएंगे, तो गाना हिट है। ये बहुत मशहूर डायलॉग है एस डी बर्मन का कि अगर लता गाएगी तो हम सेफ हैं। सेफ है का मतलब ये कि मेरे गाने हिट हैं, हमारे एलपीज बिकने वाले, क्योंकि हर आदमी को तो काम वैसे ही मिल रहा है ना। दो फिल्में सुपर फ्लॉप और म्यूजिक डायरेक्टर आउट, एक फिल्म फ्लॉप, सिंगर आउट। आप देखिए किसी फिल्म इंडस्ट्री के किसी समारोह में नहीं जाती थी, सफेद साड़ी पहनना शुरू किया, सर से पल्ला लग, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पल्ला ढक के कोई स्त्री ज्यादा गरिमापूर्ण होती है, मतलब उन्होंने वो सारे एटिकेट्स अपनाए जो समाज में उनको एक भारतीय स्त्री की छवि के अनुरूप दिखाई पड़े। आप कोई फोटो ऐसी कल्पना करें जिसमें लता मंगेशकर के एक हाथ में शैंपेन, एक हाथ में सिगार हो, आप उसके साथ दोस्ताना कर पाएंगे? जतिन जी, यहाँ पर मेरे मन में एक सवाल है। एक तो ये कि सी रामचंद्र जी से क्या उनका मतलब क्या रिश्ता था, दूसरा ये कि उनका जो आभा मंडल महाराष्ट्र में बना, उसको क्या एक दौर में वहां के महाराष्ट्र के बड़े बड़े लोगों ने उसको महाराष्ट्र की अस्मिता और गरिमा से जोड़कर उनको इतना प्रोटेक्टेड कर दिया कि शायद वो उस दायरे से बाहर नहीं निकल पाई। ये व्यक्तिगत सवाल है, ये मैं इसका अधिकारी नहीं हूं कि मैं इसका जवाब दे पाऊं, क्योंकि मैं जब मिला हूं तो 80 साल की थी, मैं 35 साल का था, दादी की उम्र की थी।
नाती या नानी की उम्र की। दादाजी होते तो मैं पूछ लेता दादाजी ने तुम्हें प्रपोज कैसे किया। देयर वाज नो दादा और नाना देयर, तो दादी अकेली हैं, सिंगल हैं, तो मैं उनसे तो ये नहीं पूछ सकता ना कि आपने सब मैनेज कैसे किया। ये जरूर मैंने देखा कि साथ, और मैं आप कभी अयोध्या बैठे, उनमें घंटों लगेंगे, आप हाइपोथेटिकली रैंडमली सुन सकते हैं। लता जी ने कभी किसी के लिए बिटर होकर कोई जवाब नहीं दिया। एक बात, किसी भी खराब सवाल पे, चाहे वो नैयर विवाद हो, चाहे रॉयल्टी विवाद हो, चाहे सुमन कल्याणपुर मामला हो, चाहे आशा की मामला, कोई सवाल ऐसा नहीं जिसने लता से गाथा पड़ी हो कि जिसमें उससे डील न किया गया। ये अलग बात है कि आप उससे सहमत हो ना हो, क्योंकि मैं लता जी का वर्जन लिख रहा हूं, मैं उनका वर्जन लिख रहा हूं। दूसरा सज्जन नैयर जिंदा नहीं है बताने के लिए, तो आप उसको एकांगी भी मान सकते हैं कि भाई ये तो लता जी का पर्सपेक्टिव है, लेकिन उन्होंने उसके साथ डील किया, उसमें कोई झुंझलाहट नहीं दिखाई, कोई बदतमीजी नहीं की। तीसरी बात, ये चुनाव आपका अपना होता है कि आप कैसे जिएंगे। जैसे मैं लता जी के यहाँ जाता था, मैं 2-3 बार उनके किसी कंपनी के फंक्शन में गया, तो वो अपना फंक्शन करके रिलीज करके सीधे होटल के कमरे में आ जाती थी। उनके कमरों में भीड़ लगी रहती थी मिलने वालों की। एक दृश्य मुझे याद है कि लता जी बैठी हुई है, पैरों के पास अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति, सुधीर चौहान, श्रेया घोषाल सब बैठी। वो फोटो भी मैंने की थी। मैंने कहा महारानी बैठी हुई है, सब राजकुमारियां नीचे पैरों में लौट रही हैं, ऐसा कुछ दृश्य था। फिर उसका सबसे मजेदार क्या था कि पापा ने कहा कि बोले राजा साहब आपको क्या कौन बहुत पसंद है मुंबई में? उन्होंने कहा रेखा। तो उन्होंने रेखा को फोन कर दिया, तो रेखा जी भी आई। तो मैं रेखा का दीवाना। अब ये भी फिल्म इंडस्ट्री में होता है कि मेरे पिता भी दीवाने, मैं भी दीवाना, मेरे दादाजी भी उमराव जान के दीवाने थे। तो मुझे याद है वो JW मेरठ का कमरा था, इतना ही बड़ा कमरा रहा होगा। लता जी बैठी थी, मेरे फादर के साथ सबके साथ बात करते, रेखा उतनी दूर गई, तो मैं रेखा के पास चला गया बात करने, और लंबी बात चल गई। तो तब तक उनकी भतीजी आई रचना, उन्होंने कहा दीदी बुला रही। मैं गया लता जी के पास, तो उन्होंने क्या कहा, यतीन्द्र जी आप मेरे पे किताब लिख रहे हैं कि रेखा पे? तो फिर पसीना छूट गया। हमने कहा अभी तो पढ़ी मुझे, लेकिन मुझे लगा दीदी तो अपनी है तो मिल ही गई है, तुझे बस बची है रेखा मिल गई, उनसे बात कर रहा। तो अब लेकिन उनको एक निगाह थी कि ये लड़का कुछ ज्यादा ही जा रहा होगा, खींचो इत्तलाओ। तो और सबसे मजेदार जो लता जी में था, जो बहुत मजेदार है, तो पता नहीं मुझे रिवील करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए यहाँ, अरे कर दीजिए, कि जब आप मूड में होती थी रिकॉर्डिंग में, तो जैसे कोई गाना उठा लें, अब कलाकार वकार ना पूछिएगा, जैसे आप कोई सुपर हिट गाना आपने सुन रखा है किसी की आवाज में, उसकी मैं मिक्री करती थी फोन पे, कहती थी सुनो और बताओ किसका गाना। ना हंसते बने ना कुछ कहते बने, क्या गुड मिमिक आर्टिस्ट। मतलब वो ख्याल, दादरा, ठुमरी, ध्रुपद सब उतार दे। जैसे मैं कभी फोन करूं, बेटा सर दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं ड्यूटी आप आराम करें, कल बात करें, तो उसी बात में बात करें। नहीं, मैं जब करियर में थी तो किसी म्यूजिक डायरेक्टर को ये नहीं पड़ी थी कि मुझसे पूछे कि आपके सर में दर्द है, आपको बुखार हुआ है, आपका गला खराब है, उसको सिर्फ गाने रिकॉर्ड कराने होते थे। मैंने अपनी पीड़ा को छुपा के काम किया है। तो मैंने कहा कि आपके लिए सबसे बड़ी बात क्या होगी कि 24 घंटे में कि गाना अच्छा रिकॉर्ड हो गया, और नहीं। मैं अपने करियर के शुरुआती 10 सालों में सिर्फ ये गिनती थी कि शाम बीतते बीतते मैंने कितने गाने रिकॉर्ड हुए, मेरे हाथ में कितने पैसे आने वाले हैं, मैं अपने बच्चों के लिए, अपनी बहन के लिए क्या लेके जाऊंगी, हृदयनाथ बीमार है, हृदयनाथ की दवाई आनी है। बोले यतीन्द्र जी मैंने सिर्फ रात में एक बिल्कुल उसकी तरह मुंशी और मुनीम की तरह सिर्फ पैसे के, मेरे लिए इससे फर्क नहीं पड़ता। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने अभी कल BBC में कही है कि उन्होंने पूछा कि उनको गाने क्यों नहीं पसंद थे अपने, तो उसे कहें कि मैं गाने से नहीं सुनती हूँ कि मुझे मालूम है कि फला गाने में दूसरे अंतरा के तीसरी लाइन में गलती की है। तो मैंने कहा गलती तो नहीं दिखती, तो बोले आप पकड़ भी नहीं सकते हो गलती, वो मैं पकड़ लेती हूँ मैंने गलती की है। फिर उसका जो ज्यादा बड़ा वो है दुख है वो ये है कि गाना रिकॉर्ड हो गया, चाहे वो नौशाद का है चाहे AD बर्मन का, अब वो गाना वैसे रिकॉर्ड हो गया, वो आपके जहन में वैसे ही है, गलती के साथ वैसे है। तो बोले जब कंसर्ट में गाना पड़ता था तो वहां पे वही गलती करनी पड़ती थी कि अगर तीसरी लाइन में मैंने गलती कर दी है, अगर मैं उस हरकत को सुधारना चाहूं तो गाना बदल जाएगा।
तो मैं उसी गलती से गाती थी, क्योंकि वो तो परमानेंट एलपी में वैसे है। तो बोली आप ये बताइए कितना बड़ा कष्ट है कि पूरी जिंदगी आपको गलत ढंग से गाना है। तो मैंने कहा कि कोई गाना आपके जीवन में, तो बोली एक गाना है मदन मोहन की म्यूजिक का, वो चाचा जिंदाबाद का गाना है, बैरन नींद ना आए मोहे। तो मैंने कहा बहुत अच्छा गाना है, महान गाना है। बोली नहीं तो ठीक है, लेकिन उसमें गलतियां नहीं है। यदि जी काफी गाने उन्होंने अवधि में गाए जी, तो ये अवधि भाषा उन्होंने कहाँ से इतना अच्छा सीखी? मुझे लगता है कि अवध क्षेत्र के तमाम लोग उनके संपर्क में थे। नौशाद साहब एक थे, मजरू सुल्तानपुरी दो थे, और उनके जो महबूब मौलवी थे वो उत्तर प्रदेश से थे, मोहम्मद शफी जो संगीतकार थे। तो इन सब लोगों का व्यवहार रहा होगा। जब उन्होंने गंगा मैया तोहे पीरी चढ़ोबो के लिए भोजपुरी गाया, हे गंगा मैया तोहे पीरी चढ़ोबो, या फौजी के लिए गाया चंदा मामा आ रे आओ। एक गाना बहुत इंपॉर्टेंट है, लुक चुक बदरा में चमके मोरा चंदा, मोरा मुख दबके, मोरी कुसमुरी चुनरिया इतर दबके। सुनिएगा जाकर यूट्यूब पे। तो चित्रगुप्त ने म्यूजिक किया। तो चित्रगुप्त बंगाल, अब बिहार से थे, तो बिहार से कराते थे। 36 भाषाओं में गान किया है उन्होंने, और सिंगली में गाया है, बहुत सारी चीजों में गाया है। जब वो ज्ञानेश्वरी और गीता रिकॉर्ड कर रही थी, भगवत गीता, तो एक गोनी दांडेकर नाम के संस्कृत के व्याकरणाचार्य थे बॉम्बे में। बाकायदा उनसे साल भर फोनेटिक्स पे काम किया, उन्होंने सीखा, तब जाकर के उन्होंने वो रिकॉर्ड किया, डोगरी में गाया सर। और कोई यहाँ पे जिसकी जो भाषा हो मौजूद होगा, वो ये कह नहीं सकता कि मेरी भाषा में कुछ गड़बड़ है। वो बंगला गा रही है ना, मोनो लागे ना, तो लगता है कि बंगाली गा रही है। वो अदा करुणा करा गा रही है, तो लग रहा है कि वो एक महाराष्ट्र गा रही है। अगर वो हीर गा रही है, जोड़ी चढ़ते ही हीरिये ने बैन किए, तो लग रहा है पंजाबी गा रहा है। तो नथिंग टू डू विद हर सिंगिंग करियर। एक वो पेडर रोड पे जो फ्लाईओवर की बात थी, लता जी ने टूथ नेल उसको अपोज किया, क्योंकि जाहिर है वो कहीं पे मैंने उनको सुना है कि वो कहती थी कि इतना उनके बालकनी से पास से जाएगा कि आप ऑफिस जाते हैं मेरे घर चाय पीते हुए जाइए, बालकनी से हम चाय सर्व कर देंगे। तो इस पे थोड़ा सा कुछ लोग उनके क्रिटिकल भी हुए कि एक डबल पेडर रोड आप जहाँ जानते हैं कितनी कंजेस्टेड रोड है, उसमें कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, एंड सरकार को झुकना पड़ा। तो फ्लाईओवर उनके सामने से नहीं निकाला गया, आपकी बात से शुरू होता है। तो ये कहीं पे लगता है कि अपना पर्सनल फ्रीडम पे दखल वर्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की नीड्स पे कहीं पे थोड़ा इट गेव हर बिट ऑफ अ बैड नेम, दैट्स ऑल। आपसे पूरी तरह सहमति रखते हुए मैं यहाँ पे कॉर्नर सर की तरह जवाब दूंगा, वही मुझे देना चाहिए। मुझे लगता है कि ये ठीक है, और अब तो बन ही जाएगा क्योंकि अब लता जी नहीं है वहां। लेकिन मुझे लगता है कि देश को, सरकारों को, संस्थानों को कहीं तो कला के आगे झुकना चाहिए। और ये बात इसकी नहीं कि उन्होंने अपनी शर्तों पे मनवाया, बात इसकी है कि वाकई उनकी प्राइवेसी हर्ट होती। सरकार को ये ऑफर करना चाहिए था उस दौर में, जब ये कि हम आपका एक बहुत सुंदर रिहेबिलिटेशन करते हैं, आपके लिए एक बड़ा घर बना के देते हैं, आप वहां आके रहें जहां आपकी पूरी प्राइवेसी। जब सुप्रीम कोर्ट निजता के हनन में अब आपको सारा राइट देती है, लता मंगेशकर के लिए तो पाकिस्तान कहता है ना कि कश्मीर ले लो और लता जी दे दो। तो मुझे लगता है कि लता जी के आगे तो झुका गया, ये बड़ा काम किया हम लोगों ने।